दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 19 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल में। रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, यूरोस्टेट डेटा के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था। तो कौन सा देश है जो आपका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का 2020 में, किसके अनुसार, यूरोस्टेट डेटा के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चाइना। चाइना वह कंट्री है जो 2020 में यूरोस्टेट डेटा के अनुसार सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आपका यूरोपीय संघ का। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने आपका पूरा जो ट्रेड किया है, व्यापार किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, वह आपका 586 बिलियन यूरोस का किया है। हम इसको डॉलर में देखें तो ये आपका 711 बिलियन डॉलर का इसने व्यापार किया है यूरोपियन यूनियन के साथ आपका 2020 में। ये आपका पहले नंबर पे आता है। तो बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, वह आपका यूएसए रहा है, अमेरिका रहा है, जिसने जो आपका व्यापार किया है वह आपका 555 बिलियन यूरोस का किया है, जो आपका डॉलर में बन जाता है 673 बिलियन डॉलर में। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ब्रिटेन के साथ बाइलेटरल जो ट्रेड रहा है, जो हम यूरोपियन यूनियन को कर लें अलग और यूके का अलग कर लें, तो इनको जो मिला के आपका ट्रेड रहा है यूनाइटेड किंगडम के साथ, वे आपका 444.7 बिलियन यूरोज रहा है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, चाइना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे पे आपका ब्रिटेन आता है। और ये जो चीन है, चीन को यूरोपीय संघ का निर्यात 2.2 जो ये आपका एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन चाइना को, वो आपका 2.2 से बढ़ के कितना हो गया है, 202.5 आपका 0.5 बिलियन यूरो हो गया है। और जबकि आप बात करें चाइना जो इंपोर्ट करता है, जिसने आपका बढ़ा के क्या कर दिया, 5.6% से कितने पे चला गया, आपका 383.5 बिलियन यूरोस पे चला गया है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि चाइना अभी क्या कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है और अभी इसका ज्यादा मुनाफा चल रहा है। यूरोपियन यूनियन झुका हुआ है अभी चीन के तरफ है। तो आप ये इस डेटा से देख ही सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो आपका एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, वो आपका चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ कि आपका जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है यूरोपियन यूनियन का, चाइना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत ने जस्टिन ट्रूडो, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, कहा के कनाडा के अनुरोध के बाद कनाडा को कौन सा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। तो ये जो आपका हमारा देश है, जो इंडिजीनियसली बना हुआ है कोरोना वैक्सीन, जो आपको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उनके रिक्वेस्ट पे उनको देने जा रहा है, तो वो कौन सी वैक्सीन देने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, तो आपका ये कोविशील्ड है। तो कोविशील्ड जो आपका कोरोना वैक्सीन है, ये आपका कहाँ पे जाएगा, आपका कनाडा में जाएगा। किसकी रिक्वेस्ट पे ये देने जा रहा है हमारा भारत, ये आपका सप्लाई करेगा कनाडा को जस्टिन ट्रूडो की रिक्वेस्ट पर। आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कोविशील्ड ने किसने डेवलप किया और किसने अभी हमारे भारत में किस कंपनी के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। तो ये जो कोविशील्ड बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो इसका फॉर्मूले का जो विकास हुआ है, डेवलप किया है, ये आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया है। तो ये दोनों को चीज़ों को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। ये कोविशील्ड कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। और इसका जो मेन फॉर्मूला बनाया गया है, ये आपका ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया है। और इसी ऑप्शंस में आपको दिख रहा है ये जो कोवैक्सीन है, जो कि आपका भारत बायोटेक ने किसके साथ मिलके बनाया है, आईसीएमआर के साथ मिलके ये बनाया है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों हमारे देश में चल रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड हमने बता दिया कि किसके द्वारा बनाया गया और किसने इसे विकास किया है, ठीक है। और कोवैक्सीन आपका भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर ये बनाया गया है।
हमने यहाँ पे बात ही कर ही लिया है कि कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट ने आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ये कहाँ का मेन फॉर्मूला है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का। ठीक है, और ये भी साथ साथ याद रखिएगा, ये जो हमारा औषधि होती है और जो हमारे ड्रग होते हैं उसको मंजूरी, हमारे भारत में मंजूरी देने का काम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होता है। तो ये भी साथ साथ याद रखिएगा कि हमारे जो करंट के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर वीजी सोमानी है। ठीक है, हम यहाँ पे कनाडा कंट्री की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है, ठीक है ना। कनाडा उत्तरी अमेरिका में देश ये पड़ता है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो ओटावा इसकी कैपिटल है। और करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है डॉलर की जाती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वह आपके जस्टिन ट्रूडो हैं। ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त, जो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर है कनाडा में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारे अजय बिसारिया हैं। ठीक है, तो अजय बिसारिया यहाँ पे हमारे इंडियन कमिश्नर टू कनाडा पे नियुक्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के नौसैनिक जहाज प्रोत्तय ने 14 से 15 फरवरी तक मुंबई की 2 दिवसीय यात्रा की है? तो ये जो 2 दिवसीय यात्रा की है प्रोत्तय नवल शिप के द्वारा, ये कौन सी कंट्री का नवल शिप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश वह कंट्री है जिसकी नवल शिप प्रोत्तय ने 14 से 15 फरवरी तक मुंबई की 2 दिवसीय यात्रा की है। और ये जो जहाज है ये आपके कहाँ पे रुका हुआ था? आपके मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में रुका हुआ था। और यहाँ पे जो विजिट जिन लोगों ने किया है वह आपके कैप्टन अहमद अमीन अब्दुल्ला के द्वारा 137 जो इनके क्रू उनके साथ आए, इन्होंने इसका विजिट किया। हमने यहाँ पे बांग्लादेश कंट्री की बात की तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं साथ ही साथ। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका है। और यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है टका इस्तेमाल की जाती है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शेख हसीना। और यहाँ पे जो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, वे आपके विक्रम दोराईस्वामी हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर कौन है बांग्लादेश में, वे हमारे विक्रम दोराईस्वामी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से कौन से नए ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो वो कौन सा ऐप है जो आपके व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में बनाया गया है, तो लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेश। संदेश वह आपका विकल्प है जो आपके व्हाट्सएप की जगह लेगा, तो उसके तौर पे हमारा एक लॉन्च किया गया है। इसी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कू भी एक जो एक ऐप लॉन्च किया गया है वह आपका क्या है, ट्विटर का ही एक विकल्प है। तो इसको भी साथ साथ याद रखिएगा कि व्हाट्सएप का विकल्प कौन सा है, आपका संदेश है। और जो आपका ट्विटर का विकल्प बनाया गया है हमारे भारत में, वो आपका कू है। और ये जो डेवलप किया गया है ये भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए कि किसने ये डेवलप किया है। ये आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, इस संदेश ऐप को। अब हम बात कर लेते हैं एनआईसी ने इसे डेवलप किया है, तो एनआईसी रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से रिलेटेड। तो इसका गठन हुआ था 1976 को और उसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और इसमें जो करंट डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे एनआईसी के, वे आपके नीता वर्मा हैं। तो इसे याद रखिएगा, एनआईसी ने इस ऐप को डेवलप किया है, संदेश ऐप को। और इससे रिलेटेड जो हमने जाना है गठन कब हुआ, मुख्यालय और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। न्यायमूर्ति एम रामा जॉइस का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये हमें बताना है इस प्रश्न में कि ये कौन से राज्य के पूर्व गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार और झारखंड, दोनों के ही ये आपके अलग अलग टाइम पे पूर्व राज्यपाल रहे थे। और जो आपकी बात करें बिहार के, ये 19वें थे और झारखंड के दूसरे गवर्नर थे। और यहाँ पे बात करें ये आपके पहले जो जज बने थे कर्नाटक हाई कोर्ट के 1977 में, और उसके बाद हमारे बने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पंजाब और हरियाणा के 1992 में। और एक और नोट के तौर पे इसे याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी इन्होंने बेंगलुरु में कैद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कैद में भी रहे थे। तो ये हमारे क्या था आपका नोट, आपका मैंने बताया जब आपका आपातकाल लगा था हमारे भारत में, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपके कैद में रहे थे बेंगलुरु में।
हमारा अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 20 फरवरी को हर साल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया जाता है। और हम इसकी थीम की बात करें तो इस साल का जो थीम रही है 2021 की, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान। तो ये इसकी थीम रही है, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करें तो सामाजिक न्याय वह दृष्टिकोण है जो सभी को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार बनाता है। तो इस सोशल जस्टिस के हमारे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है और कौन कौन लोग, हर कोई इस चीज़ के लिए डिजर्व करता है, तो ये हमें सोचना चाहिए सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग। और हम बात करें सामाजिक संयुक्त विश्व का जो आपका सामाजिक न्याय दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन की आपको कैसे प्रभावित करता है। ये सामाजिक एकीकरण के लिए, पूर्ण रोजगार और समर्थन प्राप्त करने के लक्ष्य पर भी केंद्रित है। तो ये हमारे कैसे सोशल जस्टिस काम करता है, कैसे इनकरेज करता है पीपल को, और कैसे देखने का काम करता है हमारे पॉवर्टी इरेडिकेशन को जो अफेक्ट्स कर रही है सोशल जस्टिस, तो उसको भी देखने का ये हमारा काम करती है। और ये बात करें जो हमारा जो ये डे बनाया जाता है, ये किसकी तरफ से बैक्ड है आपका? ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से है। तो यूनाइटेड नेशन जो भी आपके डे बनाते हैं तो वो डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये हमारा 26 नवंबर 2007 की बात करें तो यूनाइटेड जनरल असेंबली ये डिक्लेयर किया था। और जब आपका स्टार्टिंग हुआ था सत्र का 63वें सत्र का जो शुरू हुआ था, उस टाइम पे 20 फरवरी को ये हर साल सामाजिक न्याय दिवस के तौर पे क्या किया गया था कि ये सेलिब्रेट करेंगे हम लोग हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे। तो इसे याद रखिएगा कि इसका कब आया था और कब से ये चालू हुआ था, और ये हर साल कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पे मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो वो कौन है जिसने प्लान किया है वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आपका इनिशिएटिव लिया है वर्ल्ड सोलर बैंक को बनाने का। इसमें आपका कई मेंबर्स कंट्रीज हैं आईएसए में। तो इस ग्रुप के जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से ये लोग सौर ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए, हमारा इसको दूर करते हुए आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक सोलर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक, इसमें ये फंड बनाएंगे। तो उसको बनाने का काम स्टार्ट किया है। ये छोटे छोटे फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन कंट्रीज को जो चाहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट और ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है ये। और हम बात करें ये वर्ल्ड सोलर बैंक जो लॉन्च होगा, ये आपका कहाँ पे होगा? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको कि हम कॉप कहते हैं। तो जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाता है, वहां पे आपका ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपका इस साल 2021 में नवंबर में होने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आईएसए की, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। साथ ही साथ इसका जो आपका फॉर्मेशन हुआ है वह आपका 30 नवंबर 2015 को हुआ है, जो कि आपका खोजा गया था पेरिस फ्रांस में इसका गठन किया गया था। और इसके जो फाउंडर्स रहे हैं जिन्होंने इसको खोजा था, बनाया था, वे आपके नरेंद्र मोदी और फ्रेंकोइस होलंडे हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कौन इसके फाउंडर्स हैं और कहाँ पे ये खोजा गया है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका गुरुग्राम इंडिया में पड़ता है। और हाल ही में हमने पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि हमारे जो नए नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए हैं आईएसए के, वे आपके अजय माथुर हैं। तो ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड, तो इसे याद रखिएगा कौन सा वे है जो आपका प्लान कर रहा है लॉन्च करना है वर्ल्ड सोलर बैंक का, तो आईएसए है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। छात्रों के साथ पीएम की वार्षिक बातचीत जो कहलाती है परीक्षा पे चर्चा, इस साल आयोजित हो रहा है आपका ऑनलाइन। तो किस वर्ष आपका ये बातचीत का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये जो आपका परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2018। परीक्षा पे चर्चा की जो शुरुआत हुई थी, जो पहला संस्करण हुआ था, वह आपका 2018 में किया गया था।
और ये जो पहला संस्करण हुआ था ये आपका तालकटोरा स्टेडियम 16 फरवरी 2018 में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। और आपका कब होने जा रहा है परीक्षा पे चर्चा, ये आपका ऑनलाइन आयोजित होने जा रहा है इस साल का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? तो वो कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये जो आपका इंडिया टूरिज्म मार्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल गैदरिंग होती है जहां पर की बात की जाती है कि किस तरीके से हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और भारत हमेशा से ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरा है। तो हमारा जो पहले से ही टूरिज्म प्लेस काफी अच्छा रहा है, तो इस बार जो कुछ वर्षों में हमारा मेडिकल टूरिज्म इस हिसाब से काफी बड़ा है। तो लोग जो आजकल हमारे यहाँ आ रहे हैं वह आपके ताजमहल या फिर कई सुंदर मंदिर हो गए, जो आपके अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ का, तो वो देखने नहीं आ रहे, बल्कि जो एक्चुअली विजिट कर रहे हैं वो आपका इंडिया का अफोर्डेबल हेल्थ केयर के तौर पर विजिट कर रहे हैं। तो बात करें हमारे जो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कंपैरिजन यूएस और यूरोप के हिसाब से काफी सस्ते हैं, अफोर्डेबल रेट पे यहाँ पे इलाज हो जाते हैं। तो इस वजह से बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, और जो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है इस वजह से। तो इसी वजह से हम काफी फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहे हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने एड्रेस किया है आपका थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट को, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया है फेथ के द्वारा। इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया है फेथ के द्वारा। और हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके पास हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, तो इसके ये मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपका तीसरा इंडिया टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन समारोह को संबोधित किसने किया? ये हमारे हर्षवर्धन ने किया है। चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न पे। 19 फरवरी के हाल ही में एनर्जी आउटलुक पर 11वीं IEA-IEF ओपेक सिंपोजियम किस देश में आयोजित की गई है? तो ये जो आपकी 11वीं संगोष्ठी हुई है ये किस देश में आपकी वर्चुअली हेल्ड की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपकी ये 11वीं संगोष्ठी की जा रही है, जो कि आपका बेसिकली एक गैदरिंग है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठनों की जो बातचीत करती है एनर्जी के इशू को लेकर। और इसमें जो हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एंड स्टील के जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वे आपके पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि आपकी होने जा रही है वर्चुअली 17 फरवरी 2021 को हो चुकी है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये कौन सी देश में आयोजित की जा रही है? सऊदी अरेबिया में। और ये इन 3 जो आपके IEA-IEF ओपेक के द्वारा ही ये होस्ट किया जाता है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपके 3 परमानेंट साइट्स होती है, उसके साथ और भी आपके जुड़ सकते हैं, पर आपकी 3 इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी बात करें हम इसके फुल फॉर्म की, तो IEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है फ्रांस में जो पेरिस है वहां पर। और आपका बात करें IEF इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इसकी लोकेशन आपकी पड़ती है सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद पे। अब हम बात करें ओपेक की, तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो जिसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा आपके इसके फुल फॉर्म और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। ये रहा हमारा आज का 19 फरवरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।